हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। और इस ट्रांसक्रिप्शन की बात की जाए तो याद रखिए, डीएनए स्ट्रैंड से जब आरएनए ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेशन होता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अगर स्पेसिफिकली बात करें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की तो याद रखिए, कोई भी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रैंडमली डीएनए में किसी भी जगह स्टार्ट नहीं हो सकता। डीएनए में एक स्पेसिफिक लोकेशन पे या स्पेसिफिक रीजन्स और सीक्वेंस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, देखिए इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात की जाए तो इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होते हैं। एक होता है प्रमोटर, जहां पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। एक होता है स्ट्रक्चरल जीन, जो मेन कंपोनेंट है जो आरएनए बनाएगा। उसके बाद होता है टर्मिनेटर, जहां पे स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं जहां पे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो टर्मिनेट होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि देखिए, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हो सकता है कि सिंगल जीन की इंफॉर्मेशन भी हो और बहुत सारे एडजेसेंट जीन की भी इंफॉर्मेशन हो। अगर स्पेसिफिकली हम बात करें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की तो उसमें पॉलीसिस्ट्रॉनिक टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता है। यानी इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बहुत सारे एडजेसेंट जीन हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम लैक ओपेरॉन के अंदर तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे एडजेसेंट जीन वहां प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम बात करें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में तो उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक सिंगल जीन की इंफॉर्मेशन होती है, हेंस उसे कहा जाता है मोनोसिस्टोनिक टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनाने वाले एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कुछ सब यूनिट्स होती है। दो है अल्फा सब यूनिट, एक देखिए होता है बीटा सब यूनिट, एक होता है बीटा डैश सब यूनिट, और एक इंपॉर्टेंट होता है ओमेगा सब यूनिट। सभी सब यूनिट के अपने अलग अलग फंक्शन है। देखिए यहाँ पे एक टेबल है जहाँ पे अल्फा सब यूनिट का जीन इनकोड है कि किस जीन से इनकोड होके बना है, बीटा सब यूनिट किससे बना है, बीटा डैश ओमेगा है ना। बात करें सिग्मा फैक्टर की, देखिए जहां पर यहाँ बात की जाए अल्फा बीटा बीटा डैश और ओमेगा, इसे बोला जाता है कोर एंजाइम। कोर एंजाइम। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सिग्मा फैक्टर। और कलेक्टिवली कोर एंजाइम एंड सिग्मा फैक्टर को बोला जाता है होलो एंजाइम। यहाँ पे पूरे सबको यानी अल्फा से लेके सिग्मा तक कंप्लीटली सबको बोला जाएगा होलो एंजाइम। देखिए अगर बात करें सबके अपने अलग अलग फंक्शन है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अल्फा सब यूनिट का काम है कि जो कोर एंजाइम है उसको असेंबल करके करके रखे। फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा बीटा डैश ओमेगा, ये सब एक साथ असेंबल होकर रखे। ये फंक्शन किसका होगा, अल्फा सब यूनिट का। अभी देखिए यहाँ पर बीटा और बीटा डैश है, इसका काम है कैटालिटिक सेंटर का। इसका काम क्या है, जब राइबोन्यूक्लियोटाइड अपने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाए, इसमें सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है, बीटा एंड बीटा डैश सब यूनिट। यहाँ पे देख रहे हैं आप ओमेगा सब यूनिट है, इसका काम है पूरे आरएनए पॉलीमरेज को असेंबल करके रखना, यानी कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर को असेंबल करके रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक इंपॉर्टेंट चीज है प्रमोटर, जहां पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, उस प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने का काम किसका है, सिग्मा फैक्टर का। लेकिन बात करें इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ये होती है। अगर बात करें मेटल आयंस की जरूरत होती है। एग्जांपल मेटल आयन जैसे मैग्नीशियम प्लस एंड मैग्नीशियम मैग्नीज 2 प्लस। अभी देखिए इस मेटल आयन का फंक्शन क्या होता है, जैसे आप सभी जानते हैं कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है। इस तरीके से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक फॉस्फेट ग्रुप है, ये एक तरह का क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। तो आप देखेंगे कि फॉस्फेट ग्रुप में एक तरफ शुगर मॉलिक्यूल राइबोस शुगर अटैच होता है, दूसरी तरफ भी यहाँ पे क्या, एक राइबोस शुगर अटैच होता है। और इस राइबोस शुगर के साथ में यहाँ पे क्या नाइट्रोजनस बेस है, इधर भी क्या नाइट्रोजनस बेस अटैच है। अब आप देखेंगे इस तरह से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये नेगेटिव चार्ज का बनना। देखिए इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने का काम किसका होता है, इस पॉजिटिव आयंस का, जैसे मैग्नीशियम 2 प्लस और मैग्नीज 2 प्लस। और साथ साथ जो आरएनए पॉलीमरेज का एक्टिव साइट है, ठीक है, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना सके उसको कोऑर्डिनेट करने का काम भी क्या होता है, मेटल आयंस का। इसलिए मेटल आयंस भी जरूरी है। और साथ साथ बात की जाए, अब आते हैं हम प्रोमोटर पे। देखिए प्रोमोटर एक तरह का सिस एक्टिंग एलिमेंट है। अब क्या होते हैं सिस एक्टिंग एलिमेंट, देखिए सिस एक्टिंग एलिमेंट ऐसे होते हैं, ऐसे रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं जो सेम डीएनए के लोकेशन पे एक्ट करते हैं। इसके अलावा भी ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस भी होते हैं। ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस का काम क्या होता है कि वो दूसरे लोकेशन के डीएनए पे अपना एक्शन शो करे, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स, ठीक है। तो ये प्रोमोटर क्या होते हैं, सिक्स एक्टिंग सीक्वेंस होते हैं, सेम जो लोकेशन है डीएनए मॉलिक्यूल का वहां पे ये एक्ट करेंगे। और अगर स्पेसिफिकली प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर की बात करें तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी।
एक तो क्या -10 बॉक्स, एक -35 बॉक्स। अब ये -10 बॉक्स -35 क्यों? देखिए, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइड से अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे, यानी ये इसे बोला जाता है अपस्ट्रीम एलिमेंट्स, अपस्ट्रीम। और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के राइट में जाएंगे तो इसे बोला जाता है डाउनस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम को हमेशा डेजिग्नेट यानी लेफ्ट साइड में किया जाता है माइनस से, और डाउनस्ट्रीम को हमेशा पॉजिटिव से। तो -10 का मतलब ये है कि ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइड से 10 बेस पेयर लेफ्ट में, और -35 बॉक्स का मतलब ये है कि ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइड से -35 बेस पेयर लेफ्ट में। तो देखा जाए तो -10 बॉक्स और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइड के बीच 6 to 7 बेस पेयर का डिफरेंस होता है, और -35 बॉक्स और -10 बॉक्स के बीच अराउंड 14 to 16 बेस पेयर का डिफरेंस होता है। और इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको सीक्वेंस दिख रहा होगा -10 बॉक्स में TATA80। इसे नॉर्मली प्रिवनो बॉक्स और टाटा बॉक्स भी कहा जाता है। जरूरी नहीं कि सभी ऑर्गेनिज्म में -10 बॉक्स पे सेम सीक्वेंस हो, हाँ, लेकिन सबसे मेजोरिटी, सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट और मोस्ट कॉमन सीक्वेंस यही होता है। इसलिए इन सीक्वेंस को बोला जाता है कंसेंसस सीक्वेंस। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोला जाता है कंसेंसस सीक्वेंस। ठीक है। और कंसेंसस सीक्वेंस ही डिटरमाइन करता है कि प्रोमोटर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनेगा या वीक बनेगा। और स्ट्रॉन्ग और वीक प्रोमोटर इस बात पे डिपेंड किया जाता है कि रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसा। अगर स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर है तो इसका मतलब है कि हाई रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होगा, और अगर वीक प्रमोटर है तो लो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होगा। चलिए आइए ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स की बात करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स की बात करें तो यहाँ पे 3 स्टेप में इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। देखिए, इनिशिएशन की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन है क्या, डीएनए से आरएनए का बनना। हम मान लेते हैं कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में यहाँ पे सबसे पहले इस रीजन में क्या है, प्रोमोटर है। तो इस केस में क्या होगा, आपको पता है प्रोमोटर से आगे कौन जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज। और जब आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है तो एक चीज याद रखिए, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो उसके जुड़ने की लोकेशन जो है वो है अराउंड -55 टू +20, अराउंड 70 to 80 बेस पेयर सीक्वेंस पे जोड़ता है। ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली उसे जिस हमारे प्रोमोटर सीक्वेंस पे होल्ड करने का काम जो होगा वो सिग्मा फैक्टर का होगा। तो यहाँ पे देखिए आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर यहाँ पे आके अटैच हुए। इस केस में इसे बोला जाएगा क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर अभी डीएनए ओपन नहीं हुआ है। ओपन होगा तभी आरएनए फॉर्मेशन होगा, अभी क्लोज है इसलिए बोला गया इसे क्लोज्ड बाइनरी। बाइनरी क्यों बोला गया, यहाँ दो चीजें हैं, एक आरएनए पॉलीमरेज और दूसरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब आरएनए पॉलीमरेज अपनी जगह पे होल्ड हो जाता है, 70 to 80 बेस पेयर सीक्वेंस को कवर कर लेता है और सिग्मा फैक्टर उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तब जाके वहां पे एक बबल बनता है, डीएनए थोड़ा मेल्ट होता है। इस बबल को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन बबल। और ट्रांसक्रिप्शन बबल का फंक्शन यहाँ पे आप देखिए क्या है, इस जगह पे डीएनए मेल्ट हो चुका है इसलिए इसे बोला गया ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद देखिए जैसे डीएनए मेल्ट होगा तो कुछ बेस पेयर आरएनए के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे अटैच होंगे। देखिए आप रेड कलर में यहाँ देख रहे होंगे आरएनए है। अब यहाँ पे 3 चीजें हैं। सबसे पहला क्या, आरएनए पॉलीमरेज। सेकंड वन आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल स्टैंड डीएनए। और थर्ड वन क्या, आरएनए, यानी एक आरएनए पॉलीमरेज हो गया, दूसरा डबल स्टैंड डीएनए और तीसरा आरएनए, इसलिए इसे बोला गया टर्नरी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद एक चीज देखिए इंपॉर्टेंट स्टेप आता है इसमें, प्रोमोटर क्लियरेंस। इसका मतलब क्या है, देखिए स्टार्टिंग में जब राइबोन्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं तो 2 से 3 बेस पेयर जो है वो अबॉर्टिव इनिशिएशन में चला जाता है। शुरुआत में कभी भी जो आरएनए बनते हैं तो जरूरी नहीं वो 8 to 9 बेस पेयर के बने, शुरुआत में 2 से 3 बेस पेयर बनते हैं और वो अबॉर्ट हो जाते हैं, इसलिए बोला जाता है इसे अबॉर्टिव इनिशिएशन। लेकिन जैसे ही वो 8 to 9 बेस पेयर पे चले जाएंगे, 8 to 10 बेस पेयर पे चले जाएंगे, वैसे ही सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा। और सिग्मा फैक्टर रिलीज होने के बाद नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा इलोंगेशन, यानी जब सिग्मा फैक्टर रिलीज होता है इसे बोलते हैं प्रोमोटर क्लियरेंस। अब देखिए जैसे इलोंगेशन में हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर में आरएनए पॉलीमरेज है, और ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है आप देख रहे हैं आरएनए का स्ट्रैंड इंक्रीज हो रहा है। और इसका रेट जो होता है प्रोकैरियोटिक में बात की जाए तो 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड एट 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 सेकंड में 40 न्यूक्लियोटाइड बनना शुरू होंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के। अब लास्ट स्टेप जो होता है उसमें होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में 2 चीजें देखी जाती है, एक रो डिपेंडेंट, दूसरा रो इंडिपेंडेंट और इंटरेस्टिंग टर्मिनेशन। आइए चलिए के बारे में बात करते हैं। रो डिपेंडेंट के बारे में बात की जाए तो जैसे ही डीएनए में स्पेसिफिक सीक्वेंस आएगा जहां पे टर्मिनेशन हो रहा है, जैसे ही वो आरएनए पॉलीमरेज वहां पहुंचेगा, वैसे ही देखिए वहां पे क्या होगा, इस आरएनए पे स्पेसिफिक साइट्स होती है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसे बोलते हैं रट साइट। रट साइट यानी रो
यूटिलाइजेशन साइट। रो यूटिलाइजेशन साइट पे क्या होगा, स्पेसिफिक एक प्रोटीन है जिसका नाम यहाँ पर्पल कलर में आप प्रोटीन देख रहे हैं, इसको रो प्रोटीन कहते हैं। इसका वेट होता है अराउंड 275 किलो डाल्टन्स। और ये आके अटैच होगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते ये क्या करेगा, ये जो आपको ब्लू कलर में डीएनए दिख रहा है और यहाँ पे रेड कलर में ट्रांसक्रिप्ट आरएनए ट्रांसक्रिप्ट दिख रहा है, ये एक्ट करेगा एज अ हेलिकेस। और हेलिकेस की तरह एक्ट करेगा तो यहाँ से डीएनए और ट्रांसक्रिप्ट को अलग कर देगा। एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे हमारा आरएनए है वो आरएनए हमारा अलग हो जाएगा। तो एक तरीका तो होता है रो डिपेंडेंट का, क्योंकि इसमें रो प्रोटीन जो है एक्ट करता है एज अ हेलिकेस, और जुड़ता कहाँ पर, रो यूटिलाइजेशन साइट यानी रेड साइट्स पे। अगर बात की जाए दूसरे रो इंडिपेंडेंट इंट्रिंसिक टर्मिनेशन में क्या होता है, देखिए ये एक तरह की इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है, इंटरनल। इसे इंट्रिंसिक टर्मिनेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि डीएनए में पहले से इंफॉर्मेशन होती है टर्मिनेशन करने की इन द फॉर्म ऑफ हेयरपिन लूप। देखिए यहाँ पर आपको इन्वर्टेड रिपीट्स दिख रहे होंगे, अगर आप यहाँ से देखिए GGC TCC ये पर्पल कलर में, और यहाँ से देखिए CCGAGG ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है और इन्वर्टेड रिपीट्स है। अब ये इन्वर्टेड रिपीट्स क्या करते हैं, ये आगे जाकर हेयरपिन स्ट्रक्चर बनाएंगे। देख रहे हैं आप यहाँ पर किस तरह से हेयरपिन स्ट्रक्चर बन रहा है, ये सी जो है इसके साथ बॉन्ड कर लेगा, ये वाला सी इसके जी के साथ, ये सी यहाँ पे आप देख रहे हैं इस जी के साथ, ये टी यहाँ पे इस ए के साथ, ऐसे करके ये हेयरपिन स्ट्रक्चर का एक लूप बना लेंगे। ओवरऑल आप देखेंगे ये इस तरह से हेयरपिन स्ट्रक्चर बनाएंगे। याद रखिए हेयरपिन स्ट्रक्चर में जैसा ज्यादातर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 7 to 9 बेस पेयर का होना चाहिए और जी से रिच होना चाहिए। क्योंकि जी से रिच इसलिए क्योंकि इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे ये यू यू का सीक्वेंस है मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि ए और यू के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो बाद में जाके ब्रेक हो सकते हैं। इस हिसाब से क्या करेंगे, हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर बना लेंगे। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज, देखिए ये वाला पार्ट है आरएनए पॉलीमरेज, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हेयर पिन लूप है। और हेयर पिन लूप जैसे देखिए यहाँ पे फॉर्म होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा, अल्टीमेटली क्या होगा, ये आरएनए रिलीज हो जाएगा और फाइनली डीएनए से बन गया आरएनए। इसी को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।